Hello students, this is Vipra Malik. Welcome to my channel Vipra Malik Commerce. तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का हम लोग एक टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अगर वो क्लास जो गवर्नमेंट बजट की जो क्लासेस हैं अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप वो देख सकते हो मेरे चैनल पर। अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। तो इसकी भी हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्लास कर ली थी जिसमें हमने पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। इसके अलावा करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, किसके ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर और नेशनल इनकम के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के कौन से टाइप्स हैं और उनको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। Here are the types of foreign exchange rate system। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम के तीन टाइप्स होते हैं। क्या क्या तीन टाइप्स होते हैं? पहला होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का दूसरा नाम पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो कहीं पर अगर क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाए तो उसमें अगर फिक्स नहीं लिखा हो और वहां पर पेग्ड लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर जो बात हो रही है वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का दूसरा नाम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी होता है, ठीक है। और थर्ड जो टाइप होता है वो होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। अगर मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको ये तीनों बताऊं तो जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसका मतलब होता है कि जब फॉरेन एक्सचेंज के जो रेट है उनको गवर्नमेंट खुद फिक्स करती है अपनी मर्जी से, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जब फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है तो उस सिस्टम को बोला जाता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके अलावा नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है? मार्केट फोर्सेस के आधार पर, यानी कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर जो रेट फिक्स किया जाता है दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मैनेज्ड है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये दोनों ही सिस्टम्स का मिक्सचर है, ठीक है। ये हाइब्रिड फॉर्म है। कैसे? मतलब इसमें कुछ जो फीचर्स हैं वो फ्लेक्सिबल के भी होते हैं और कुछ फिक्स के भी होते हैं। यानी कि इसमें जो रेट है वैसे तो वो फ्लेक्सिबल यानी कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही डिटरमाइन किया जाता है, बट इसमें गवर्नमेंट भी अपना इंटरवेंशन कर सकती है, ठीक है। तो ये होता है आपके तीन टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इनको। सबसे पहला है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है, जो करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है वो किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। इस सिस्टम को अडॉप्ट करने का जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है? फॉरेन ट्रेड में स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और कैपिटल मूवमेंट्स की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। तो कैसे स्टेबल रहेंगे फॉरेन ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से क्या करती है, इस रेट को कम या ज्यादा करती है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्टेबल रखती है फॉरेन ट्रेड को। और कैपिटल मूवमेंट का मतलब होता है कि जो पैसा या तो बाहर से हमारे इंडिया में आ रहा है या
फिर इंडिया से बाहर जा रहा है, तो उसको बोला जाता है कैपिटल मूवमेंट। तो ये स्टेबिलिटी जो है इसको कैसे अचीव करती है गवर्नमेंट? To achieve stability, government undertakes to buy foreign currency when the exchange rate becomes weaker and sell foreign currency when the rate of exchange gets stronger। यानी कि ये स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फॉरेन करेंसीज को बाय कर लेती है। कब खरीदती है गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी को? जब एक्सचेंज रेट जो होता है वो वीक यानी कि कम होता है ना। जब एक्सचेंज रेट वीक होता है तो उस टाइम पर गवर्नमेंट जो है फॉरेन करेंसीज को खरीद लेती है, बाय कर लेती है, ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो क्या रहे? स्टेबल रहे। और अगर जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है तो गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी को सेल कर देती है, यानी कि बेच देती है। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है स्टेबल रखती है फॉरेन एक्सचेंज रेट को। तो फॉर दिस गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द लेवल फिक्स्ड बाय इट। क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद से लेवल फिक्स करना है ना, गवर्नमेंट को खुद से लेवल फिक्स करके रखना है फॉरेन एक्सचेंज का, तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को बड़े बड़े रिजर्व्स बना के अपने पास रखने पड़ते हैं फॉरेन करेंसीज के। क्योंकि अभी आपने सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ा है कि जब एक्सचेंज रेट वीक होता है तो गवर्नमेंट बाय करती है, और जब एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्ग होता है तो तब गवर्नमेंट फॉरेन करेंसीज को सेल करती है। तो गवर्नमेंट को अगर फॉरेन करेंसीज को सेल या बाय करना है तो गवर्नमेंट को अपने पास भी तो रिजर्व्स जो है वो मेंटेन करके रखने पड़ेंगे ना। तो यही आपको थर्ड पॉइंट बता रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसको फॉरेन करेंसीज के लार्ज रिजर्व्स जो हैं मेंटेन करके रखने होते हैं, ताकि जो गवर्नमेंट है एक्सचेंज रेट को मेंटेन रख सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के कुछ मेरिट्स की। किसकी? मेरिट्स की, यानी कि फायदों की। किसके फायदे? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के। तो पहला जो बेनिफिट है वो क्या है कि इससे जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, इस सिस्टम से क्या होता है? एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी रहती है। It provides stability to the foreign exchange market. There is no uncertainty with respect to exchange rate, which promotes the foreign trade। यानी कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है इससे क्या रहती है? स्टेबिलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं रहती कि मतलब हमें क्या करना है। भाई देखो, अगर किसी को कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करनी है जो एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री के बीच होगी तो वहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट को देखने की जरूरत होगी। और फिक्स सिस्टम में क्या है? फिक्स में तो रेट फिक्स ही रहेगा। तो इसलिए जिनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट करना है या पैसा लगाना है या कुछ भी करना है तो उनके माइंड में कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी कि बाद में रेट बढ़ ना जाए, बाद में रेट घट ना जाए, है ना। तो उस टाइप का कुछ भी डाउट उनके माइंड में नहीं रहता है ऐसे सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि इस सिस्टम में फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रमोट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोट कैसे होता है फॉरेन एक्सचेंज फिक्स एक्सचेंज रेट में? देखो, जो लैंडर्स और जो बोरोवर्स होते हैं, यानी कि लैंडर जो उधार देते हैं, बोरोवर जो उधार लेते हैं, तो will not be prepared to lend or borrow in order to make large investment if they are not sure about the rate of exchange. A stable exchange rate promote international investment. देखो, जो उधार देने वाले हैं या उधार लेने वाले हैं वो जो है बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कब नहीं करते हैं? जब उनके मन में ये डाउट हो कि पता नहीं बाद में फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए, हमें उसकी वजह से नुकसान ना उठाना पड़ जाए, है ना। तो जहाँ पर ये श्योर नहीं हो कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है, वहाँ पर वो लोग ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन
लेकिन जहां पर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, मतलब कि जो रेट है उस पे मतलब ये अनसर्टेनिटी नहीं होती कि ये रेट बढ़ेगा या घटेगा, है ना, इस तरीके का कोई डर उनके मन में नहीं होता। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो ज्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली इससे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है, वो प्रमोट होता है। ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। देखो अभी हमने सेकंड पॉइंट जस्ट पढ़ा कि उससे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता है, प्रमोट होता है। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इंटरनेशनल ट्रेड भी तो बढ़ेगा ना। उसका भी सेम रीजन है कि इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल दैट द एग्जिस्टिंग रेट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। एज अ रिजल्ट फॉरेन ट्रेड ऑफ अ कंट्री फ्लोज मोर क्विकली एंड स्मूथली। देखो जिस कंट्री में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो होता है, वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए, वहां से ट्रेड करने के लिए उस कंट्री में जो बाहर के लोग होते हैं उनके बीच, उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस होता है। किस बात का कॉन्फिडेंस, कि उनको पता होता है कि जो रेट अभी चल रहा है वही रेट यहां पर चलता रहेगा, क्योंकि यहां पर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, यहां पर बार बार जो है रेट फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो इसकी वजह से जो वो कंट्री है जिसमें फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो उसमें जो फॉरेन ट्रेड होता है ना, जो एक देश से दूसरे देश के साथ जो व्यापार होता है, वो ज्यादा अच्छे से, ज्यादा स्मूथली जो है फ्लो करता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके कुछ मेरिट्स। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ डीमेरिट्स की, क्योंकि हर चीज का कुछ मेरिट होता है तो कुछ डीमेरिट भी होता है। तो चलिए देखते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के कुछ डीमेरिट्स। देखो पहला डीमेरिट क्या है, ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा बड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की रिक्वायरमेंट होती है। अभी मैंने क्या समझाया था आपको कि गवर्नमेंट को अगर क्या करना है, जो एक्सचेंज रेट है उसको मेंटेन करके रखना है, तो गवर्नमेंट को जो है बड़े बड़े रिजर्व्स अपने पास रखने होंगे, यानी कि फॉरेन करेंसीज जो है उनको ज्यादा अमाउंट में मेंटेन करके रखना होगा। तो गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसीज टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द लेवल फिक्स्ड बाय इट. It restricts the movement of capital in different parts of the world and hampers the international growth. देखो इससे क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को बड़े बड़े ज्यादा अमाउंट में रिजर्व्स जो है वो मेंटेन करके चलने होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक लेवल फिक्स करना है ना। तो इससे क्या होता है, इससे उस कंट्री की जो कैपिटल का मूवमेंट है वो अलग अलग पार्ट्स में, उसको गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट भी कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने पास भी फॉरेन करेंसीज रखनी है, इसीलिए गवर्नमेंट कैपिटल के मूवमेंट को भी रोक देती है। तो जिससे क्या होता है, जिससे इंटरनेशनल ग्रोथ पर क्या होता है, फर्क पड़ता है। कैसा फर्क, नेगेटिव फर्क पड़ता है ना, क्योंकि जब अपने पास आप ज्यादा पैसा रखोगे, उसको खर्च कम करोगे, तो यानी आप कहीं पर मतलब पैसा नहीं लगा रहे हो, और नहीं पैसा लगा रहे हो, अपने पास ही रख रहे हो, दैट मीन्स आपकी ग्रोथ कम होगी, है ना। तो ये चीज है। तो पहला तो ये हो गया डीमेरिट। इसके अलावा दूसरा डीमेरिट है कि डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट, कि एक्सचेंज रेट को फिक्स करना भी तो डिफिकल्ट होता है ना। भले ही गवर्नमेंट एक रेट फिक्स करती है, बट उस एक रेट को भी कैसे फिक्स करे, दैट इज डिफिकल्ट। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द लेवल एट विच द एक्सचेंज रेट शुड बी फिक्स्ड। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि एक्सचेंज रेट को कैसे फिक्स किया जाए, है ना। देयर में बी अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। देखो अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि सपोज आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो $1 इक्वल 80 रुपए है, लेकिन आप तो क्या कर रहे हो, आपने, आपकी जो गवर्नमेंट है उसने तो अपने जो रेट है वो $1 के बदले सिर्फ 75 रुपीज ही रखा। तो या इससे क्या, सॉरी 75 नहीं 85 रखा सपोज, तो 85 रखा, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो आपकी जो करेंसी है वो अंडर वैल्यू हो गई ना। $1 के बदले आपके सिर्फ 80 रुपए होने चाहिए थे, लेकिन आप जो आपकी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए 85 रुपीज, तो ये तो आपकी करेंसी का अंडर वैल्यूएशन है ना।
समझ रहे हो ना, देखने से लग रहा है ये 80 से 85 है तो ये ज्यादा होगा, बट ये आपकी करेंसी का अंडर वैल्यूएशन है ना, आपकी करेंसी की वैल्यू कम है, क्योंकि आपको $1 परचेज करने के लिए अपने 85 रुपीज देने पड़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट ने जो करेंसी है उसको ओवर वैल्यू कर दिया हो। ओवर वैल्यू का मतलब है जैसे $1 के बदले 80 रुपए होना चाहिए था रेट, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ कितना किया, 78 रुपीज कर दिया, है ना। तो ये क्या हो रही है, आपकी करेंसी ओवर वैल्यू हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो इफ द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड एट अ लेवल विच इज लोअर देन द मार्केट लेवल, इट विल रिजल्ट इन डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, अगर गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट ऐसे लेवल पर फिक्स कर दिया है जो कि मार्केट के लेवल से कम है ना, जो मार्केट के लेवल से कम है, तो ऐसे में उस कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो बीओपी है, वो कहाँ कैसे होगा, वो डेफिसिट में होगा, यानी कि उसमें कमी रहेगी, है ना। यानी देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया 80 रुपीज रेट होना चाहिए था, लेकिन क्या किया है हमारी गवर्नमेंट ने, उसको कम लेवल पर फिक्स कर दिया, यानी 85 में फिक्स कर दिया, 85 रुपीज में। तो इससे क्या होगा, इससे आपके जो बीओपी है उनमें डेफिसिट आएगा, उनमें कमी आएगी, है ना। और इफ इट इज हायर देन द मार्केट लेवल देन इट मे क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिकॉज ऑफ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर ये मार्केट लेवल से, मैंने अभी मार्केट लेवल किसको माना है, 80 रुपीज को, तो अगर हमारी गवर्नमेंट इस मार्केट लेवल से ज्यादा कर देती है, हाई कर देती है, जैसे कि 78 रुपीज कर दिया $1 के बदले, तो इससे क्या होगा, इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि जो आपका बीओपी है वो सरप्लस में होगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके दो मेरिट्स, सॉरी डीमेरिट्स। अब तीसरा देखते हैं, एक्सचेंज रेट्स आर नॉट फिक्स्ड। जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो परमानेंटली तो फिक्स नहीं होते ना, भले ही वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, बट आप परमानेंटली, ये थोड़ी है एक बार फिक्स हो गए तो 20 साल के लिए थोड़ी फिक्स हो जाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, पैग्ड या फिर फिक्स एक्सचेंज रेट्स आर नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। ये जो एक्सचेंज रेट होते हैं ये परमानेंटली फिक्स नहीं होते। ऑफन फ्लक्चुएशंस इन द इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस एंड प्रॉब्लम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट compel countries to bring changes in the exchange rate. This makes it difficult to keep the exchange rate fixed. देखो, क्यों नहीं रह सकते एक्सचेंज रेट परमानेंटली, क्यों नहीं फिक्स हो सकते, क्योंकि जो इंटरनेशनल कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं। इंटरनेशनल कमोडिटी यानी कि कोई ऐसा सामान जो मतलब एक देश से दूसरे देश में भी बेचा जाता है या इंटरनेशनल लेवल पर उसका जो ट्रेड है वो किया जाता है। तो ऐसी अगर कोई इंटरनेशनल कमोडिटी है, उसके अगर प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होती है या फिर बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी सिचुएशंस की वजह से जो कंट्रीज हैं उनको अपने एक्सचेंज रेट में जो है कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ता है। गवर्नमेंट को खुद से ही चेंज करना पड़ता है फिर, है ना। तो ये मुश्किल है कि जो एक्सचेंज रेट है उनको फिक्स ही रखा जाए, ठीक है। तो ये हो गए फिक्स एक्सचेंज रेट के कुछ डीमेरिट्स। चलिए अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी कि ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि जो अलग अलग करेंसीज जो होती हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उनका जो रेट होता है वो रेट किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? डिमांड और सप्लाई फैक्टर के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। आई होप आपने ये पॉइंट 11th में पढ़ा है कि किस तरीके से जो डिमांड और सप्लाई है उनके आधार पर प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। अगर किसी को नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम फिर से भी पढ़ेंगे। अभी आगे हमारा टॉपिक आएगा कि किस तरीके से जो रेट है वो डिटरमाइन होते हैं, ठीक है। The value of currency is allowed to fluctuate freely according to changes in the demand and supply of foreign exchange.
इसमें क्या होता है फ्लेक्सिबल सिस्टम में कि जो करेंसी की वैल्यू होती है ना, उस पे गवर्नमेंट का कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो इसीलिए ऐसे सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर आते रहते हैं। मतलब कि जो वैल्यू है करेंसी की वो फ्रीली फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज नो ऑफिशियल और गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है जिसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो किया जाता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर फ्री एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का जो दो और नामों से हम इसको जान सकते हैं, एक है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और एक है फ्री एक्सचेंज रेट। ठीक है, द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट, दैट इज थ्रू इंटरेक्शंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स, फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन सीकिंग टू बाय एंड सेल करेंसी फॉर पर्पसेस ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि इस रेट मतलब ये जो सिस्टम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसमें जो एक्सचेंज रेट होता है वो मार्केट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। मार्केट में क्या कितनी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, हजारों बैंक्स आते हैं, फर्म्स आती हैं, बाकी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। जो लोग क्या करते हैं, जो लोग फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस करते हैं, मतलब कि जो इंटरनेशनल ट्रेड में इंगेज होते हैं, उन सबको बोला जाता है मार्केट। ठीक है, तो उन सब के बाइंग और सेलिंग के आधार पर ये जो रेट है वो फिक्स किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स की। तो सबसे पहला इसमें होता है कि इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो मेंटेन होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली रिमूव्स द डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी। इट एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसीज। अभी आपने जस्ट पढ़ा था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में कि कैसे चांसेस होते हैं फिक्स सिस्टम में कि ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन हो सकता है, लेकिन आपका जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है उसमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, बीओपी में अगर कोई भी डिसइक्विलिब्रियम है, चाहे डेफिसिट है चाहे सरप्लस है, उसको ठीक कर देता है। इसके अलावा नो नीड फॉर ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी अपने पास रखने की जरूरत नहीं होती। देयर इज नो नीड फॉर द गवर्नमेंट टू होल्ड लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इट इनहेंस द मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रमोट इंटरनेशनल ग्रोथ। देखो, आपने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक दूसरा जो डीमेरिट है वो पढ़ा था ना, ये तीसरा डीमेरिट आपने पढ़ा था, एक सेकंड, नहीं फर्स्ट वाला देखो, जिसमें आपने पढ़ा था कि क्या होता है फिक्स में कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है उसको अपने पास मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो ये इसका डीमेरिट था, बट ये फ्लेक्सिबल का क्या है, मेरिट है, क्योंकि फ्लेक्सिबल में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है उनको ज्यादा क्वांटिटी में मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से जो कैपिटल होती है वो आराम से क्या है मूवमेंट उसका हो सकता है। यानी कि लोग जो है वो इजिली मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होती है, इंटरनेशनल ग्रोथ होती है। इसके अलावा थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रेजेस द लेवल ऑफ इफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, इससे क्या होता है कि कंट्री में इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर तरीके से जो है यूटिलाइजेशन होता है, और जिसका मतलब रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन होने से इकोनॉमी में जो इफिशिएंसी लेवल है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ डीमेरिट्स की। तो सबसे पहला है
कि एक तो क्या होता है इसमें इनस्टेबिलिटी होती है एक्सचेंज रेट में, मतलब कि जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल नहीं होता, वो कुछ मतलब कि जैसे ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है, मंथ टू मंथ चेंज होता रहता है, इवन डे टू डे भी जो है वो रेट जो है वो चेंज हो सकता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, ठीक है। द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. It creates uncertainty about the amount of receipts and payments in foreign exchange transactions. डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू होती है वो फॉरेन एक्सचेंज की जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई चेंज होती रहती है वैसे वैसे डोमेस्टिक करेंसी की जो एक्सटर्नल वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, जिससे क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजैक्शंस होती है ना उसमें पता नहीं होता कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की है, मान लो उससे आपको कोई पैसा रिसीव होना है, तो आपको पता नहीं रहेगा कि रेट कितना बढ़ जाए, तो आपका जो पैसा है वो उसी के आधार पर आएगा ना। आपका जैसे जैसे आपकी करेंसी का रेट बढ़ता है घटता रहेगा वैसे वैसे आपके जो ट्रांजैक्शन में रिसिप्ट या पेमेंट करने हैं आपको, तो उनके बारे में आपको क्या रहेगी, अनसर्टेनिटी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आती हैं कुछ स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज. स्पेक्यूलेटर्स मैनिपुलेट द मार्केट एंड मेक द एक्सचेंज रेट टू लो और टू हाई. कुछ स्पेक्यूलेटर्स होते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं जर्नली रेट को कि क्या क्या रेट जो है वो हो सकता है मार्केट में. तो जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं वो मार्केट को कभी कभी मैनिपुलेट भी करते हैं, अपने हिसाब से चेंज भी करते हैं. वो कभी कभी एक्सचेंज रेट को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होता है, डिस्करेज होता है. इसके अलावा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे इट जनरेट इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी. मैंने आपको वो पढ़ाया था ना डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या हो जाता है, जो इंपोर्ट के प्राइसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, है ना. डेप्रिसिएशन की वजह से इंपोर्ट कम हो जाता है ना, इसीलिए तो कम हो जाता है ना इंपोर्ट, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाते हैं. तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है. तो ये हो गए कुछ डीमेरिट्स किसके, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के. अब बात करते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम की. ये आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम. देखो, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. मतलब जो मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम है वो क्या है, वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन तो किया जाता है मार्केट फोर्सेस के द्वारा ही. मार्केट फोर्सेस मींस डिमांड और सप्लाई के द्वारा, लेकिन जो सेंट्रल बैंक होता है, जो जैसे कि इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, तो सेंट्रल बैंक के द्वारा कभी कभी जो एक्सचेंज रेट है उसको इन्फ्लुएंस यानी कि उसको चेंज भी कर दिया जाता है. मतलब भाई जो देखो, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना वो डिटरमाइन तो होता है मार्केट फोर्सेस के द्वारा ही, लेकिन कभी कभी सेंट्रल बैंक भी उसमें इंटरवीन कर देता है और खुद से जो है रेट को कम ज्यादा कर देता है, ठीक है. देखिए, इट इज अ हाइब्रिड या मिक्सचर ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट एंड अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. ये जो मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम है इसको आप हाइब्रिड या मिक्सचर कह सकते हो दोनों ही सिस्टम का. लाइक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. क्योंकि देखो, जैसे फ्लेक्सिबल में होता है वैसे ही इसमें भी जो एक्सचेंज रेट है वो किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर. और जैसे फिक्स में होता है वैसे ही इसमें भी जो एक्सचेंज रेट है वो आरबीआई का उसमें इंटरवेंशन भी हो सकता है, यानी कि ऑफिशियल इंटरवेंशन जो है इसमें हो सकता है, ठीक है.
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इन दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट विद इन सर्टेन लिमिट। द एम इज टू कीप एक्सचेंज रेट क्लोज टू डिजायर्ड टारगेट वैल्यू। देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूं। इस पॉइंट में इन्होंने बोला है कि इस सिस्टम में जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में तब इंटरफेयर करता है जब उसको क्या लगता है कि जो एक्सचेंज रेट है ना वो सर्टेन लिमिट से बाहर हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि जो आरबीआई है, जैसे मैं इंडिया की ही बात करूंगी कि जैसे इंडिया में आपका आरबीआई है, तो आरबीआई ना एक रेट खुद से फिक्स करके रखता है। जैसे आरबीआई ने रेट फिक्स करके रखा कि $1 के बदले जो रेट होना चाहिए वो 75 होना चाहिए। ठीक है, ये आरबीआई का एक टारगेट वैल्यू है। तो अगर जो रेट है वो आप मान लो सपोज कि अगर जो रेट है वो या तो 76 रुपीज है या तो वो 74 रुपीज है, तो तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये टारगेट वैल्यू के लिमिट्स में ही है, मतलब आसपास ही है ना, 1 रुपए ज्यादा या 1 रुपए कम है, तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आरबीआई ने फिक्स किए थे 75 रुपीज, लेकिन जो रेट है ना वो कितना हो गया, वो 80 रुपीज हो गया, है ना, मतलब लिमिट से कितना ज्यादा हो गया है ना। जो ये सर्टेन लिमिट्स यहाँ पर लिखा है ना, मैं उसी का मतलब आपको समझा रही हूं कि अगर मान लो ये जो लिमिट है इससे बाहर हो गया रेट, सपोज 80 रुपीज हो गया $1 के बदले, तो ऐसे केस में आरबीआई जो है इंटरफेयर करती है और उस रेट को अपने हिसाब से कम या ज्यादा करती है। ठीक है, तो फॉर दिस central bank maintain reserves of foreign exchange to ensure that the exchange rate stays within the targeted value। तो इसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है कि फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं उनको मेंटेन करके भी रखता है, क्योंकि आरबीआई को बीच में इंटरफेयर भी तो करना पड़ जाता है ना, ताकि जो रेट है वो टारगेट वैल्यू के अंदर ही रहे, इसीलिए रिजर्व्स मेंटेन भी करने पड़ते हैं आरबीआई को। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, डर्टी फ्लोटिंग बोला जाता है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, डर्टी फ्लोटिंग। तो डर्टी फ्लोट इज अ सिस्टम इन विच वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी इज अलाउड टू चेंज इन रिलेशन टू अदर्स बट इज कंट्रोल और मैनिपुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक टू कीप इट विद इन अ पर्टिकुलर रेंज। यानी कि डर्टी फ्लोट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो रेट होता है कंट्री की, जो करेंसी होती है, वैसे तो वो उसका जो रेट है वो फ्रीली फ्लक्चुएट हो सकता है, मतलब डिमांड और सप्लाई के आधार पर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, ताकि वो एक पर्टिकुलर रेंज में, एक पर्टिकुलर लिमिट में ही रहे। अगर वो उस लिमिट से कम या ज्यादा हो जाता है रेट, तो ऐसे केस में आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवीन करता है। ठीक है, और इसी का ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, इसका कॉन्ट्रास्ट, इसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है क्लीन फ्लोट। क्लीन फ्लोट का क्या मतलब होता है, जहां पर सेंट्रल बैंक बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करता, उसको बोला जाता है क्लीन फ्लोट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड फ्लोटिंग। और मैनेज्ड फ्लोटिंग में एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है डर्टी फ्लोटिंग का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसको हम यहीं पर एंड करते हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और हम किस तरीके से जो है इस रेट को, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होता है उसमें जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास एंड टेक केयर।